हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कल हम लोगों ने स्वर और व्यंजन, लिपि, ध्वनि, वर्ड इन सब के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग स्वर के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो मैंने कल बताया था कि स्वर किसे कहते हैं। जिन शब्दों के उच्चारण में कोई किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होती, अर्थात वो बिल्कुल निर्विरोध भाव से जिनका हम उच्चरित करते हैं, जिन शब्दों को उच्चरित करते हैं, वे सभी स्वर कहलाते हैं। और स्वर स्वर का एकदम स्वतंत्र सत्ता होता है। वे किसी भी उसके वाक्य, उस शब्द को यदि हम उच्चरित करते हैं तो हमें किसी भी अन्य शब्दों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो ये सभी स्वर कहलाते हैं। अर्थात स्वर का उच्चारण हम एकदम निर्बाध गति से करते हैं, बिना अवरोध के करते हैं, तो वे स्वर कहलाते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? कल मैंने बताया था स्वर 11 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ओ, औ, ये सभी 11 स्वर हो गए हैं। तो जैसा कि हमने कल आपको स्वर और व्यंजन के बारे में अच्छे से बता दिया था, तो आज हम लोग कल का ही टॉपिक उठाकर देखेंगे। तो स्वर के प्रकार के बारे में आज का हमारा टॉपिक है। तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने में हमें बहुत ही कम समय लगता है, या ये कह लें कि बिल्कुल समय के नाम पे जीरो, अर्थात बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। जो ही हमारे मुख से कोई भी शब्द निकलता है वो तुरंत कंप्लीट हो जाता है, कोई भी समय इसमें नहीं लगता है, बिल्कुल शून्य समय के बराबर। तो अ, छोटी, छोटा ऊ, ये सभी ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आते हैं। जिनका ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने में हमें बहुत ही कम समय लगता है, वे सभी स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है अ, ई, उ, ये ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आते हैं। तो अब हम आपको ह्रस्व अ, ई और उ जो ह्रस्व स्वर है उससे बने कुछ शब्दों के बारे में बताते हैं। जैसे अ से बना कोई शब्द देखते हैं, अब, कल। अ से बना अर्थात अ की मात्रा से बना कोई भी शब्द, अब, कल। उसी प्रकार ई से बना दिन, दिवस। उ से बना कुछ, दुख। तो आप लोग देख रहे हैं कि इन सब में ये छोटा उ का मात्रा लगा है, छोटी ई का मात्रा लगा है, और इसमें अ की मात्रा लगी है, क में अ का अ। तो दिन, दिवस, कुछ, दुख, अब, कल। तो इन शब्दों को यदि हम उच्चारण करते हैं तो आप लोग खुद से उच्चारण करके देखिए कि इनमें बहुत ही कम समय लगता है। अब, कल, दिन, दिवस, कुछ, दुख। तो ये सभी ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आते हैं और इनका यदि हम उच्चारण करते हैं तो बहुत ही कम समय का प्रयोग होता है, बहुत ही कम समय लगता है। तो ऐसे सभी शब्द जो ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आते हैं, अ, ई, उ, ये सभी ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आते हैं, ह्रस्व स्वर कहे जाते हैं। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने में हमें बहुत ही कम समय लगता है, ये सभी ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अब हम लोग दीर्घ स्वर को देखते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने में हमें ह्रस्व स्वर से थोड़ा सा अधिक समय लगता है, वे सभी दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, और उसी प्रकार ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा और दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। तो जिनका उच्चारण करने में हमें ह्रस्व से थोड़ा सा अधिक समय लगता है, ये सभी दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये ह्रस्व स्वर हैं। अब हम आ से कोई शब्द बनाएंगे, ई से बनाएंगे, उ से। तो आ से हम बनाते हैं आज, आज लिख दिया मैंने।
उसके बाद आब, आब हो गया, ईश हो गया, और बड़ी से कोई भी एक शब्द दीन हम कर देते हैं, दीन, ईश। और उसके बाद बड़ा ऊ से हम देखते हैं ऊ, ऊपर, ऐनक या ऐबक। तो हम ये देखते हैं कि इन शब्दों का यदि हम उच्चारण करते हैं तो हमें ह्रस्व की अपेक्षा थोड़ा अधिक समय लगता है। जैसे आज, आब, दीन, ईश, ऊपर, ऐबक, तो हमें थोड़ा सा अधिक समय लगता है। ऐसा तो नहीं कि हम इसको बोलते हैं आज, आब, दिन, ईश, ऊपर, ऐबक, इस तरह नहीं बोलेंगे हम। इसमें हमें थोड़ा सा जोर देकर बोलना होगा। आज, आब, ईश, ऊपर, दिन। समझ में आया? क्लियर? ह्रस्व स्वर में बहुत ही कम समय लगता है और दीर्घ स्वर में हमें ह्रस्व की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक समय लगता है। तो ये सभी दीर्घ स्वर की श्रेणी में आएंगे। वे स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं जिनमें ह्रस्व स्वर की अपेक्षा हमें अधिक, थोड़ा सा अधिक समय लगता है, वे दीर्घ स्वर की श्रेणी में आएंगे। और अब हम देखते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं और प्लुत स्वर का प्रयोग कब करते हैं? प्लुत स्वर का प्रयोग हम दूर से बुलाने में किसी को करते हैं। जैसे हम एक सबसे अच्छा उदाहरण है ओम। तो प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बुलाने में, अर्थात जिनका उच्चारण करने में, जिनको बोलने में हमें 3 गुना समय लगता है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इन सबसे 3 गुना समय लगता है। ये प्लुत स्वर की श्रेणी में आते हैं। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण है ओम। तो ओम को हम तुरंत नहीं बोलेंगे कि ओम, इसका उच्चारण हम देर तक करते हैं ओम, तो हमें 3 गुना समय लगता है, बहुत ही ज्यादा समय लगता है हमें किसी भी वाक्य को उच्चरित करने में। यदि जब ज्यादा समय लगता है तो वो स्वर प्लुत स्वर की श्रेणी में आता है। जैसे उदाहरण मैंने दिया ओम, तो ओम का देर तक हम उच्चारण करेंगे, तो ये हो गया प्लुत स्वर। और प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगता है उच्चारण करने में। तो आप लोगों को तीनों समझ में आया? ह्रस्व स्वर में हमें बहुत ही कम समय लगता है किसी भी वाक्य को उच्चारण करने में, और दीर्घ स्वर में हमें थोड़ा सा अधिक समय लगता है, थोड़ा सा जोर देकर हमें कहना पड़ता है। और प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगता है किसी भी शब्द को उच्चारित करने में। यदि हमें 3 गुना समय लगे, बहुत देर लगे, तो वो प्लुत स्वर की श्रेणी में आता है। और प्लुत स्वर दूर से किसी को बुलाने में हम प्रयोग कर सकते हैं प्लुत स्वर का, और सबसे अच्छा उदाहरण ओम है। क्लियर? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। प्लुत स्वर का निशान ये एस करके इस तरह होता है, एस जैसे बना है ये। जैसे ओम मैंने लिखा है तो बीच में एस का आकार का मैंने बना दिया है, तो ये प्लुत स्वर का ये चिन्ह माना जाता है। तो अ, ई, उ ह्रस्व स्वर में आ गए। दीर्घ स्वर में हो गया आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये सभी दीर्घ स्वर में आ गया। और प्लुत स्वर एस का आकार का बना रहता है, तो ये आ गया प्लुत स्वर। तो अब हम पढ़ेंगे, अब तो क्लियर हो गया कि स्वर के जो 3 प्रकार हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, और इन सब का जो मैंने प्रयोग भी बता दिया कि कौन कौन से वाक्य में ये प्रयोग होता है। तो ह्रस्व, दीर्घ प्रयोग का मैंने बहुत ही अच्छा उदाहरण देके बताया। तो अब हम लोग पढ़ते हैं अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग, इन सबको पढ़ते हैं कि क्या होता है अनुनासिक, क्या होता है अनुस्वार। तो हम बारी बारी से भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम अनुनासिक को देखते हैं। अनुनासिक, ठीक है। अनुनासिक का प्रयोग इस प्रकार होता है। तो अनुनासिक किसे कहते हैं? सबसे पहले अनुनासिक ऐसे वर्ड को बोलते हैं जिनका उच्चारण हम नाक से और मुख से दोनों करते हैं। जैसे किसी भी शब्द को या फिर वाक्य को उच्चरित करने में
हमारे नाक से भी ध्वनि निकलती है और हमारे मुख से भी जब ध्वनि निकलती है तो वो अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। अनुनासिक वर्ण को मैंने ऐसे चंद्र बिंदु के रूप में दिया है, ये इस प्रकार मैंने ऐसे लाइन किया है, उसके ऊपर मैंने अनुस्वार लगा दिया है, तो ये अनुनासिक का चिन्ह कहलाएगा। तो हम उदाहरण देखते हैं अनुनासिक का। आंख, आंख हो गया, गांव हो गया, आंसू। तो इन सब के ऊपर आप लोग देख रहे हैं कि सबके ऊपर अनुनासिक का चिन्ह लगा हुआ है। तो इसको हम नाक से भी उच्चारित कर सकते हैं और अपने मुख से भी उच्चारित कर सकते हैं। तो ये शब्द अनुनासिक कहलाते हैं और ये शब्द जल्दी बोले जाते हैं। जैसे हम बोलेंगे आंख, गांव, आंसू, मतलब मुख से और नाक से उच्चारित होते हैं, प्लस ये शब्द जल्दी से उच्चारित होते हैं, तो ऐसे शब्द अनुनासिक कहलाते हैं। और ये एक मैं और बता दूं आपको कि अनुनासिक जो शब्द है, अनुनासिक का प्रयोग तद्भव शब्दों में अधिक होता है। तद्भव शब्द होते, ये सभी तद्भव शब्द हैं। गांव का तत्सम होगा ग्राम, आंख का होता है अक्षु, सॉरी आंख का होता है चक्षु और आंसू का होता है अश्रु। तो तद्भव शब्दों में ही अनुनासिक वर्णों का प्रयोग होता है और अनुनासिक का चिन्ह ऐसे चंद्र बिंदु होता है। तो ये हो गया अनुनासिक। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अनुस्वार को। अनुस्वार, तो हम लोगों ने अनुनासिक को देखा कि अनुनासिक में चंद्र बिंदु आकार रहता है, इस प्रकार अनुनासिक होता है। तो चंद्र बिंदु के आकार का होता है तो अनुनासिक, और सिर्फ ये बिंदु लगा दे, सिर्फ ये ऊपर वाला बिंदु लगा दे तो ये अनुस्वार होता है। तो अनुनासिक को हम लोग नाक और मुख से बोलते हैं, किंतु अनुस्वार का प्रयोग हम सिर्फ नासिका से करते हैं। नासिका अर्थात सिर्फ नाक से जिन शब्दों का उच्चारण करते हैं ये अनुस्वार शब्द कहलाते हैं। और अनुस्वार का चिन्ह सिर्फ ये बिंदी है। किसी भी शब्द के ऊपर ये लगा दो तो अनुस्वार हो जाता है। उसमें अंग, इसका अनुस्वार में उच्चारण हम करते हैं, अंग का उच्चारण करते हैं, और इसको अ की सहायता से ही हम अंग का उच्चारण करेंगे। सिर्फ ये बिंदु को रख देने से इसका अनुस्वार का उच्चारण, अंग का उच्चारण नहीं होगा। जब तक हम इसमें अ को नहीं ऐड करेंगे तब तक ये कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो अनुस्वार का ये चिन्ह है और ये स्वर की सहायता से ही ये कंप्लीट होता है, पूरा होता है। तो इसका हम उदाहरण देखेंगे। इसका प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ नासिका से करेंगे, जबकि अनुनासिक का प्रयोग मैंने किससे बताया था? नासिका और मुख से होता है उच्चारण, किंतु अनुस्वार का प्रयोग, अनुस्वार का उच्चारण सिर्फ नासिका से होता है। अंगूर, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। अंगूर, तंदूर। तो ये इसका आप देखिए कि इनका उच्चारण करके देखिए, सिर्फ और सिर्फ नासिका से ही आएगा। अंगूर, तंदूर। तो हमें नाक से ध्वनि निकलती है, इसमें नाक से वायु निकलती है। तो जिससे जिन शब्दों का उच्चारण सिर्फ और सिर्फ नासिका से होता है वो अनुस्वार शब्द कहलाते हैं। क्लियर? जिनका सिर्फ और सिर्फ नासिका से ध्वनि निकलती है, नासिका से उच्चारण होता है, वे अनुनासिक अनुस्वार कहलाते हैं। और अनुनासिक का वे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण नासिका और मुख दोनों से होता है, वे अनुनासिक कहलाते हैं। और अनुनासिक का चिन्ह ये है, अनुस्वार का ये इस प्रकार है। तो अभी हम लोगों ने अनुस्वार और अनुनासिक को समझ लिया। क्लियर? तो अब हम लोग पढ़ते हैं निरनुनासिक। तो नाम तो बहुत अटपटा लग रहा है कि निरनुनासिक ये क्या होता है, लेकिन ये भी बहुत ही इजी है। जिस प्रकार अनुस्वार और अनुनासिक एकदम इजी है, उसी प्रकार निरनुनासिक हो गया। तो निरनुनासिक वे शब्द होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग सिर्फ और जिनका उच्चारण सिर्फ और सिर्फ मुख से होता है, नासिका से नहीं होता, सिर्फ मुख से होता है। वे निरनुनासिक
शब्द की श्रेणी में आते हैं। उन्हें निरनुनासिक कहा जाता है। जिनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ मुख से होता है वे निरनुनासिक कहलाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में इसको देखते हैं, इसमें ना ही कोई अनुस्वार की बिंदी रहती है और ना ही अनुनासिक का इस प्रकार का कोई चिन्ह रहता है। ये एकदम सिंपल रहता है, सिर्फ मुख से प्रयोग होता है। आप, अपना, बालक, ठीक है, तो ये इसका प्रयोग सिर्फ मुख से होता है। आप, अपना, बालक, कब, किसका, किसने, तो ये सभी निरनुनासिक वर्ग की श्रेणी में आएंगे। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ मुख से हम उच्चारित करते हैं, सिर्फ मुख से ही हम बोलते हैं, तो ये निरनुनासिक हो जाएंगे। तो अनुनासिक में नाक और मुख से दोनों से उच्चारित करेंगे। अनुस्वार में सिर्फ और सिर्फ नासिका से प्रयोग करेंगे, नासिका मतलब नाक, और निरनुनासिक में हम लोग सिर्फ और मुख से प्रयोग करेंगे। नासिका का हम किसमें प्रयोग करेंगे? अनुस्वार में सिर्फ नासिका का प्रयोग करेंगे और निरनुनासिक में सिर्फ हम मुख का प्रयोग करेंगे। इसमें कोई भी चिन्ह नहीं रहता है, किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं रहता है, और सिर्फ मुख से जिनका हम उच्चारण करते हैं ये सभी निरनुनासिक की श्रेणी में आते हैं। बहुत ही इजी है, बट जितना इजी है उतना इम्पोर्टेंट भी है ये, क्योंकि कोई भी कंपटीशन हो उनमें इन सब के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जितना इजी है उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं विसर्ग को। तो विसर्ग क्या होता है? विसर्ग, विसर्ग का ये चिन्ह होता है। तो विसर्ग सिर्फ ये चिन्ह भर रख देने से ये विसर्ग कंप्लीट नहीं होता। मतलब चिन्ह तो सिर्फ विसर्ग का ये है, सही है, लेकिन यदि हम उच्चारण करेंगे तो कैसे करेंगे? इसका उच्चारण हम अह के रूप में करते हैं, विसर्ग का उच्चारण हम अह के रूप में करते हैं। तो इसको स्वर से सहायता लेनी पड़ती है। जब तक स्वर आगे नहीं आएगा तब तक ये कंप्लीट नहीं माना जाएगा। जैसे अ लिख दिया, ये विसर्ग हो गया। सिर्फ विसर्ग लिख देने से इसका उच्चारण बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब हम यदि इसके आगे अ लिख देते हैं, कोई भी स्वर लिख देते हैं, तो कोई भी स्वर या फिर कोई भी इसके अभी हम बताते हैं, पहले तो इसको स्वर की सहायता से भी, स्वर की सहायता से ही हम इसका उच्चारण कर सकते हैं अह के रूप में, ठीक है। तो लेकिन हिंदी में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, किंतु जब तत्सम रूपों का प्रयोग हम करते हैं, जब हम तत्सम रूप का प्रयोग करते हैं तब उसमें विसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे दुख, उसके बाद दुख, इसमें हमने देखा जो दुख लगाया है ये यहाँ पे विसर्ग लगा दिया, तो अह का, इसमें अह की ध्वनि निकल रही है और ये व्यंजन के बाद में लगा हुआ है, तो ये तत्सम बन गया। उसी प्रकार अधः, अधः पतन, तो हमने इसमें भी देखा अह की ध्वनि आ रही है, इसमें अह की ध्वनि आ रही है, तो ये सभी तत्सम के रूप में आ जाएंगे। हिंदी के जो तद्भव में इसका प्रयोग नहीं होता, किंतु जब हिंदी में हम तत्सम पढ़ते हैं तब इसमें हम विसर्ग का चिन्ह लगाते हैं। तो दुख हो गया, अधः पतन हो गया, उसके बाद मना कामना, मना कामना, इसमें भी हम लोगों ने विसर्ग लगाया है। तो ये जहां भी विसर्ग लगता है तो वहां पे तत्सम शब्द बन जाते हैं। तत्सम शब्द में ही विसर्ग का प्रयोग होता है, तद्भव शब्दों में नहीं प्रयोग होता है। क्लियर आपको? तो विसर्ग का चिन्ह ये होता है और ये तब कंप्लीट होता है जब उसमें हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, अ को लेना पड़ता है, तभी ये अ का उच्चारण होगा। तो विसर्ग तत्सम शब्दों में ही प्रयोग होता है, किंतु जो हमने अनुनासिक पढ़ा था, अनुनासिक सिर्फ तद्भव शब्दों में ही प्रयोग होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिए कि अनुनासिक सिर्फ तद्भव शब्दों में ही प्रयोग होता है और विसर्ग सिर्फ तत्सम शब्दों में ही प्रयोग होता है।
तो एक बार मैं फिर से एक रिवीजन कर दूं। मैंने पढ़ा अनुस्वार, बताया आपको। तो अनुस्वार का पहचान सिर्फ एक बिंदी होती है और इसका उच्चारण भी हम स्वर की सहायता से ही अंग के रूप में करते हैं। तो इसका उच्चारण हम सिर्फ नासिका से करते हैं, नाक से हमारी ध्वनि निकलती है, नाक पे जोर देना पड़ता है। उसके बाद विसर्ग है, विसर्ग को हमने पढ़ा। तो विसर्ग का प्रयोग सिर्फ तत्सम शब्दों के रूप में होता है और ये कुछ तत्सम शब्द अर्थात शुद्ध शब्द को बोलते हैं और तद्भव अशुद्ध शब्द को बोलते हैं। उसके बाद हम निरनुनासिक को पढ़ा हमने। तो निरनुनासिक का अर्थ होता है कि जहां पे किसी भी शब्द का उच्चारण सिर्फ मुख से होता है, ना कि नासिका से होता है, सिर्फ मुख से होता है, वो निरनुनासिक होते हैं। और अनुस्वार, अनुस्वार का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ नासिका से होता है। और अनुनासिक का जो उच्चारण हम लोग करते हैं वो मुख और नासिका दोनों से होता है। तो आज हम लोगों ने इतना पढ़ा और लास्ट में मैं एक और आपको बताना चाहूंगी कि अयोगवाह है एक टॉपिक। अयोगवाह, अयोगवाह को मैंने कल बताया था, कल वाले वीडियो में आपको बताया था कि अयोगवाह अंग और अह होते हैं। तो ये अयोगवाह होते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जिनका योग अ से होता है उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। जैसे इनका योग, ये जो अयोगवाह होते हैं, इनका जब तक हम अंग अ से अ का योग नहीं करते हैं, जब तक अ का योग नहीं करेंगे तब तक ये अंग के रूप में नहीं जाने जाएंगे। इसका भी प्रयोग जब तक हम अ इसमें आगे नहीं ऐड करेंगे तब तक ये अ के रूप में नहीं जाने जाएंगे। तो ये अयोगवाह की श्रेणी में आते हैं, किंतु ये अपना अर्थ का निर्वहन व्यंजन के रूप में करते हैं। तो ये अयोगवाह की श्रेणी में आते हैं। कल इसको मैंने बहुत ही अच्छे से बताया था, तो आप लोग कल का वीडियो एक बार देख लीजिएगा। तो आज हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा टॉपिक पर काफी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि आपको आज का सारा टॉपिक जो मैंने बताया सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।